नमस्कार दोस्तों। विज्ञान की दुनिया में हर वर्ष कुछ नई खोजें होती हैं, लेकिन कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो केवल डिस्कवरीज नहीं लाते, बल्कि साइंस के एस्टैब्लिश्ड रूल्स को चैलेंज कर देते हैं। और 2026 ऐसा ही एक वर्ष बनता दिखाई दे रहा है। कल्पना कीजिए, यदि हार्ट डिजीज का असली कारण वह न हो जो हमें दशकों से बताया गया है, यदि फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया मैग्नेटिज्म अधूरा साबित हो जाए, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तय करने लगे कि कौन सा साइंटिफिक क्लेम वास्तविक है और कौन केवल हाइप, और यदि कॉस्मिक पार्टिकल्स की मदद से धरती के भीतर का 3D मैप तैयार किया जाने लगे, तो ये केवल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगी, ये साइंटिफिक पैराडाइम शिफ्ट होगा। साइंटिफिक अमेरिकन का मई 2026 एडिशन ठीक ऐसे ही ब्रेक थ्रूज को सामने लाता है। इस इश्यू में शामिल हैं हार्ट डिजीज की एक नई रेवोल्यूशनरी थियरी, मैग्नेटिज्म की दुनिया की गेम चेंजिंग डिस्कवरी, स्पेस टेक्नोलॉजी में रोबोटिक सर्विसिंग का भविष्य, अंडरग्राउंड मैपिंग की नेक्स्ट जनरेशन टेक्निक्स और एआई ड्रिवन साइंटिफिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स। ये सिर्फ एक मैगजीन एनालिसिस नहीं है, ये उस दिशा का अध्ययन है जिस ओर मॉडर्न साइंस आगे बढ़ रही है। इस वीडियो में हम साइंटिफिक अमेरिकन मी 2026 के हर मेजर ब्रेक थ्रू का डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इन डिस्कवरीज का वास्तविक महत्व क्या है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी को कैसे बदल सकती हैं और क्यों एक्सपर्ट्स इन्हें 2026 की डिफाइनिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट्स मान रहे हैं। तो यदि आप समझना चाहते हैं कि दुनिया का विज्ञान किस दिशा में जा रहा है, तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। स्वागत है आपका साइंटिफिक अमेरिकन मी 2026 एनालिसिस में, जहां हम डिकोड करेंगे इस वर्ष की सबसे बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज। साल 2026 विज्ञान की दुनिया में केवल एक और वर्ष नहीं है। ये वो समय है जब कई स्थापित वैज्ञानिक सीमाएं टूटती दिखाई दे रही हैं। इस विश्लेषण में हम उन ब्रेक थ्रूज को समझेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक ही कहानी बता रहे हैं कि विज्ञान अपने पारंपरिक बाउंड्री से आगे निकल रहा है। हम शुरुआत करेंगे मेडिसिन से, जहां हार्ट डिजीज के डेकेड्स पुराने मॉडल को चुनौती दी जा रही है। फिर फिजिक्स की ओर बढ़ेंगे, जहां मैग्नेटिज्म के फंडामेंटल रूल्स रीराइट हो रहे हैं। उसके बाद स्पेस और डीप अर्थ टेक्नोलॉजीज, जहां मानव अनसीन वर्ल्ड्स को मैप कर रहा है। और अंत में डार्पा तथा एआई सिस्टम्स, जो साइंटिफिक फीजिबिलिटी का निर्णय एल्गोरिथम से कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये केवल डिस्कवरीज की सूची नहीं है, ये उस ब्रॉडर पैटर्न का संकेत है जहां मॉडर्न साइंस इंक्रीमेंटल नहीं बल्कि पैराडाइम लेवल शिफ्ट से गुजर रही है। दूसरे शब्दों में, हम केवल नई टेक्नोलॉजीज नहीं देख रहे, हम रियलिटी को समझने की फ्रेमवर्क्स बदलते देख रहे हैं। और यही इस वीडियो का मूल विषय है, द ईयर द बाउंड्रीज ब्रोक। दशकों तक हार्ट डिजीज को एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम की तरह समझा गया। माना गया कि आर्टरीज सिंपली पाइप्स हैं और कोलेस्ट्रॉल प्लाक उन्हें क्लॉग कर देता है। इसी कारण ट्रीटमेंट फोकस रहा ब्लड प्रेशर पर, स्मोकिंग पर, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर, डायबिटीज पर। लेकिन एक डिस्टर्बिंग रियलिटी सामने आई। लगभग 25% पेशेंट्स जिन्हें अक्यूट कोरोनरी इवेंट होता है, उनमें ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स नहीं पाए जाते। तो प्रश्न उठा, यदि प्लम्बिंग मॉडल पर्याप्त है, तो ये पेशेंट्स क्यों मर रहे हैं? नई रिसर्च कहती है, हार्ट डिजीज केवल क्लॉगिंग नहीं है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की डिजीज भी है। यानी समस्या मैकेनिकल ब्लॉकेज नहीं बल्कि इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन भी हो सकती है। ये बैटलफील्ड मॉडल कहता है कि शरीर स्वयं अपनी आर्टरीज के भीतर इन्फ्लेमेटरी वॉर छेड़ देता है। यदि ये मॉडल सही सिद्ध होता है, तो कार्डियोलॉजी की पूरी ट्रीटमेंट फिलॉसफी बदल सकती है। अब फोकस सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करने पर नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने पर भी होगा। ये कार्डियोवैस्कुलर साइंस का पैराडाइम शिफ्ट है और शायद आने वाले दशक की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल रीथिंक भी। अब सवाल है, इन्फ्लेमेशन शुरू कैसे होती है? इस मॉडल के अनुसार प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। स्टेप 1, स्टेट चेंज। आर्टरीज के भीतर जमा लिक्विड कोलेस्ट्रॉल कुछ परिस्थितियों में क्रिस्टलाइज होने लगता है और क्रिस्टलाइजेशन के दौरान उसका वॉल्यूम अचानक लगभग 45% तक एक्सपैंड हो सकता है। स्टेप 2, परफोरेशन। जब कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बनता है, तो वो स्मूथ डिपॉजिट नहीं रहता बल्कि नीडल लाइक शार्प स्ट्रक्चर बन जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स आर्टरी वॉल्स को लिटरली पंक्चर कर सकते हैं।
स्टेप 3, इम्यून अलार्म। शरीर इन टीयर्स को इंजरी समझता है। फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, IL-1 बीटा रिलीज होता है, CRP बढ़ता है, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड शुरू होती है और आर्टरी के भीतर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एस्टैब्लिश हो जाती है। यानी इस थ्योरी के अनुसार कोलेस्ट्रॉल केवल ब्लॉकेज नहीं करता, बल्कि वो इन्फ्लेमेशन का ट्रिगर भी बन सकता है। यदि ये पूरी तरह वैलिडेटेड हुआ तो हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट अब केवल लिपिड मैनेजमेंट नहीं रहेगा, ये इम्यून मॉड्यूलेशन का क्षेत्र भी बन जाएगा। यदि हार्ट डिजीज में इन्फ्लेमेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ऑब्वियस अगला प्रश्न है, क्या इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके रिस्क कम किया जा सकता है? और इसका उत्तर संभवतः हाँ है। दो प्रमुख थेरेप्यूटिक पाथवे सामने आए हैं। पाथवे ए, कॉल्चिसिन। ये सदियों पुरानी गाउट मेडिकेशन है, लेकिन रीसेंट ट्रायल्स ने दिखाया कि लो डोज कॉल्चिसिन कार्डियोवैस्कुलर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर सकती है। कुछ स्टडीज में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स में लगभग 31% रिडक्शन देखा गया। पाथवे बी, कैनाकिनोमैब। ये एक टारगेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो स्पेसिफिकली IL-1 बीटा पाथवे ब्लॉक करती है, यानी ये इन्फ्लेमेटरी अलार्म को शुरुआत में ही सप्रेस करती है। हालांकि ये अधिक एक्सपेंसिव और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है। इन फाइंडिंग्स का ब्रॉडर इंप्लीकेशन ये है, फ्यूचर कार्डियोलॉजी प्रिवेंटिव मेडिसिन से प्रिसीजन इम्यूनोलॉजी की ओर बढ़ सकती है। हार्ट अटैक प्रिवेंशन केवल स्टैटिन्स और बीपी मेडिसिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्सनलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्क मैनेजमेंट भी उसका हिस्सा बन सकता है। दूसरे शब्दों में, मेडिसिन अब प्लाक नहीं, पूरे इन्फ्लेमेटरी इकोसिस्टम को टारगेट कर रही है। स्कूल फिजिक्स में हमें सिखाया जाता है कि मैग्नेट्स दो प्रकार के होते हैं, फेरोमैग्नेट्स जहां एटॉमिक स्पिन सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और एंटी फेरोमैग्नेट्स जहां एडजेसेंट स्पिन्स ऑपोजिट होते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने आइडेंटिफाई किया है ऑल्टर मैग्नेट्स, एक बिल्कुल नई मैग्नेटिक क्लास। इनकी खासियत क्या है? इनमें स्पिन्स ऑल्टरनेट भी करते हैं और रोटेट भी होते हैं। रिजल्ट, इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 हो सकता है, लेकिन फिर भी ये यूजफुल स्पिन डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर दिखाते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि फेरोमैग्नेट्स पढ़ना आसान है पर स्लो हैं, एंटी फेरोमैग्नेट्स फास्ट हैं पर डिटेक्ट करना कठिन है। ऑल्टर मैग्नेट्स पोटेंशियली दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट कंबाइन करते हैं, हाई स्पीड, बेटर रीडेबिलिटी, लोअर एनर्जी लॉस। एप्लीकेशंस हो सकते हैं स्पिनट्रॉनिक्स, एडवांस्ड मेमोरी चिप्स, AI हार्डवेयर, क्वांटम डिवाइसेस। यदि ये टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल स्केल तक पहुंची तो ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर बदल सकती है। फिजिक्स टेक्स्ट बुक्स में मैग्नेटिज्म चैप्टर को शायद अपडेट करना पड़े। स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च करना कठिन है, लेकिन उन्हें रिपेयर करना उससे भी अधिक कठिन। नासा का स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, जो गामा रे बर्स्ट्स डिटेक्ट करता है, धीरे धीरे ऑर्बिटल ड्रैग के कारण ऑल्टीट्यूड हो रहा है। सामान्यतः इसका अर्थ होता मिशन एंड। लेकिन अब प्लान है एक रोबोटिक रेस्क्यू मिशन का। लगभग $30 मिलियन की लागत से एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा जो ऑर्बिट में जाकर स्विफ्ट को इंटरसेप्ट करेगा, फिर उसे पकड़कर सेफ ऑर्बिट में बूस्ट करेगा और उसकी ऑपरेशनल लाइफ बढ़ा देगा। ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी है। क्यों? क्योंकि यदि रोबोटिक सैटेलाइट सर्विसिंग सफल होती है तो फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट्स को डिस्पोजेबल नहीं मानना पड़ेगा। हम उन्हें रिपेयर कर सकेंगी, रीफ्यूल कर सकेंगी, अपग्रेड कर सकेंगी, रीपोजिशन कर सकेंगी। इसका अर्थ है स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर अब कंज्यूमेबल नहीं, मेंटेनेबल एसेट बन सकती है। यानी स्पेस इंडस्ट्री एविएशन जैसी हो सकती है, जहां मशीन्स रेगुलरली सर्विस्ड होती हैं, रिप्लेस नहीं। ये मिशन सिर्फ एक टेलीस्कोप बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस की शुरुआत हो सकता है। कल्पना कीजिए कि हम पृथ्वी के भीतर बिना खुदाई किए देख सकें। जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर CT स्कैन करते हैं, वैसे ही धरती के भीतर का 3D नक्शा तैयार कर सकें। यही काम करती है म्यूऑन टोमोग्राफी। ये तकनीक शुरू होती है अंतरिक्ष में होने वाले सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। जब विशाल तारे विस्फोट करते हैं तो वे कॉस्मिक रेस छोड़ते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। इस टकराव से बनते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं म्यूऑन्स।
म्यूऑन्स की सबसे खास बात यह है कि वे लगभग प्रकाश की गति से चलते हैं और कई किलोमीटर मोटी चट्टानों को भी पार कर सकते हैं। अब वैज्ञानिक इन म्यूऑन्स का उपयोग अंडरग्राउंड इमेजिंग के लिए कर रहे हैं। कैसे? जब म्यूऑन्स पृथ्वी के भीतर से गुजरते हैं तो उनकी गति और दिशा में बदलाव उस मटेरियल की डेंसिटी पर निर्भर करता है जिससे वे होकर गुजरते हैं। यदि कहीं खाली कैविटी है, ओर डिपॉजिट है या फ्रैक्चर जोन है तो म्यूऑन पैटर्न बदल जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर डीप अर्थ डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं जो म्यूऑन्स को मेजर करके अंडरग्राउंड का 3D डेंसिटी मैप तैयार करते हैं। ये तकनीक माइनिंग इंडस्ट्री में गेम चेंजर बन सकती है। पहले मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सटेंसिव ड्रिलिंग करनी पड़ती थी, लाखों डॉलर खर्च होते थे और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती थी। लेकिन म्यूऑन टोमोग्राफी के माध्यम से अब बिना व्यापक ड्रिलिंग के अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स लोकेट किए जा सकते हैं। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये टेक्नोलॉजी उपयोग हो सकती है टनल डिटेक्शन, अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर्स की पहचान, वॉल्केनो मॉनिटरिंग, जियोलॉजिकल हैजर्ड मैपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो म्यूऑन टोमोग्राफी हमें पृथ्वी के भीतर देखने की शक्ति दे रही है। ये सिर्फ माइनिंग नहीं बदल रही, बल्कि ये हमारी अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को रीडिफाइन कर रही है। भविष्य में ये तकनीक प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में भी इस्तेमाल हो सकती है, मार्स या मून की अंडरग्राउंड कैविटीज खोजने के लिए। यानी जो पार्टिकल्स अरबों प्रकाश वर्ष दूर सुपरनोवा से आते हैं, वे अब पृथ्वी के नीचे छिपे संसाधनों को खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं। विज्ञान का यही जादू है। आज के युग में दुनिया भर से रोज हजारों बड़े साइंटिफिक क्लेम सामने आते हैं। किसी ने क्वांटम एन्क्रिप्शन तोड़ने का दावा किया, किसी ने अनलिमिटेड एनर्जी खोजने की बात कही, किसी ने ब्रेक थ्रू वेपन टेक्नोलॉजी डेवलप करने का दावा किया। लेकिन सवाल है, इनमें से कौन सा दावा वास्तविक है और कौन केवल हाइप? इसी समस्या के समाधान के लिए डार्पा विकसित कर रहा है एक एआई सिस्टम, साई-फाई एल्गोरिदम। साई-फाई का अर्थ है साइंटिफिक फीजिबिलिटी प्रोग्राम। इस एआई का उद्देश्य है किसी भी बड़े साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल क्लेम को इवैल्यूएट करना और ये तय करना कि वो क्लेम फिजिकली पॉसिबल है या नहीं। इसका वर्कफ्लो 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण, इनपुट। यहां किसी भी वाइल्ड साइंटिफिक क्लेम को सिस्टम में फीड किया जाता है। उदाहरण, चाइनीज रिसर्चर्स क्लेम टू क्रैक क्वांटम एन्क्रिप्शन। दूसरा चरण, द फिल्टर। अब एआई इस क्लेम को टेस्ट करता है, नोन फिजिकल लॉस के अगेंस्ट, एग्जिस्टिंग साइंटिफिक लिटरेचर के अगेंस्ट, टेक्निकल फीजिबिलिटी मॉडल्स के अगेंस्ट, जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस इनपुट्स के साथ। यानी ये केवल साइंस नहीं देखता, बल्कि स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी एनालाइज करता है। तीसरा चरण, आउटपुट। एआई 2 संभावित कंक्लूजन्स देता है। आउटपुट ए, वेरीफाइड टेक्नोलॉजिकल थ्रेट, यदि दावा क्रेडिबल हो। आउटपुट बी, डिसरप्टिव हाइप, यदि दावा एग्जैजरेटेड या इम्पॉसिबल हो। इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस अत्यंत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इतिहास में कई बार नेशंस दूसरे देशों की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को गलत असेस कर चुके हैं और यही स्ट्रेटेजिक सरप्राइज का कारण बना है। डार्पा नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई राइवल नेशन अचानक ऐसी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करे जिसके बारे में यूएस इंटेलिजेंस ने अंडर एस्टिमेट किया हो। साई-फाई का अल्टीमेट गोल है सेपरेट साइंटिफिक रियलिटी फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल प्रोपेगेंडा। लेकिन इससे एथिकल कंसर्न्स भी उठते हैं। यदि गवर्नमेंट्स डिसाइड करने लगी कि कौन सी साइंस पॉसिबल है, तो क्या रेडिकल इनोवेशन सप्रेस हो सकती है? क्योंकि कई महान डिस्कवरीज शुरुआत में इम्पॉसिबल मानी गई थीं। फिर भी नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो साई-फाई जैसे सिस्टम्स आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस का कोर पार्ट बन सकते हैं। भविष्य की आर्म्स रेस केवल वेपन्स की नहीं, बल्कि साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी की भी होगी और वहां एआई जज बनेगा। एक सदी से अधिक समय तक हीट कंडक्शन की दुनिया में कॉपर को किंग माना गया। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो या थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स, कॉपर सबसे भरोसेमंद मटेरियल रहा है। लेकिन अब ये डोमिनेंस चुनौती के घेरे में है। वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है एक नया मटेरियल, थीटा फेज टैंटलम नाइट्राइड या संक्षेप में थीटा TAN। ये मटेरियल रिपोर्टेडली कॉपर की हीट कंडक्शन लिमिट्स को सरपास कर चुका है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आधुनिक कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी समस्या है हीट। जैसे जैसे एआई मॉडल्स बड़े हो रहे हैं, जीपीयूज अधिक पावर कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स अधिक हीट जनरेट कर रहे हैं, कूलिंग कॉस्ट्स तेजी से बढ़ रही हैं।
कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई स्केलिंग की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल लिमिटेशन अब कंप्यूट नहीं बल्कि थर्मल मैनेजमेंट है। यदि चिप्स एफिशिएंटली कूल नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस लिमिट्स आ जाएंगी। यहीं थीटा टीएएन गेम चेंजर बन सकता है। यदि ये मटेरियल कमर्शियल स्केल पर वाइबल साबित होता है तो इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीपीयूज, जीपीयूज, एआई डेटा सेंटर्स, एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर। इसका ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है? मटेरियल साइंस अब सीधे एआई रेवोल्यूशन को इनेबल कर रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि एआई प्रोग्रेस सिर्फ सॉफ्टवेयर का खेल है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर एआई ब्रेक थ्रू के पीछे हार्डवेयर लिमिटेशंस भी होती हैं, और हार्डवेयर लिमिटेशंस के पीछे होती है मटेरियल साइंस। यदि बेहतर कंडक्टिव मटेरियल्स नहीं होंगे तो फास्टर एआई चिप्स भी प्रैक्टिकल नहीं होंगे। इसलिए ये डिस्कवरी सिर्फ मेटलर्जी नहीं बल्कि फ्यूचर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन हो सकती है। यदि ये स्केलेबल हुआ तो ये अगली दशक की कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन का अनसीन हीरो बन सकता है, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू सॉफ्टवेयर में नहीं, मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में छिपा होता है। साइंटिफिक अमेरिकन का मई 2026 अंक हमें एक स्पष्ट संकेत देता है। भविष्य की विज्ञान दिशा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस्ड मटेरियल्स, एवोल्यूशनरी इंसाइट्स। दुनिया तेजी से बदल रही है और विज्ञान उसकी दिशा निर्धारित कर रहा है। जो लोग इन ट्रेंड्स को समझेंगे वे भविष्य को बेहतर समझ पाएंगे। यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।